बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस इमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। खुसूसी बेंच ने 19 जून 2023 को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ केस का तफसीली फैसला भी जारी हो गया है। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के आइन के खिलाफ है। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी शामिल है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट 33 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट आइन से मुतसादिम है, लिहाजा उसे कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये एक्ट कलअदम करार दिया गया है। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत गशकोरी, बताइएगा, तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा डिटेल्स। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ आर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर मुख्तसर फैसला सुनाया, जिसके बाद अभी कुछ देर पहले तफसीली फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है। और इस तफसीली फैसले में ये कहा गया है कि चूँकि हुकूमत ने जो कानून साजी की है वो आइन से मुतसादिम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ आर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट जो है उसको कलअदम करार दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये मुतफ़िका फैसला जारी किया है। तीनों जजेस की जानिब से ये मुतफ़िका फैसला जारी हुआ है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान इमरता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन शामिल हैं। जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे और उन्होंने इस फैसले में इजाफी नोट भी तहरीर किया है। 33 सफ़ात पर मुश्तमिल ये इजाफी नोट है जस्टिस मुनीब अख्तर का, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम अदालत है, आला अदालत है पाकिस्तान की, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नज़रसानी की जो गुंजाइश है वो आइन में मौजूद है, ताहम वो महदूद है। एक महदूद नज़रसानी के कानून को तब्दील नहीं किया जा सकता। जैसे मुनीब अख्तर ने अपने इजाफी नोट में लिखा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो फिर अपील का हक उस फैसले के बाद नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर अपील का हक दिया जाए तो फिर दोबारा केस जो है वो शुरू हो जाएगा। जबकि जैसे मुनीब अख्तर ने अपने इजाफी नोट में ये भी लिखा कि पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को बराह रास्त तब्दील कर सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उनमें तब्दीली का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स तब्दील करने हों तो आइनी तरमीम जो है वो लाजमी होती है। जबकि अगर बात की जाए मुतफ़िका फ़ैसले की, जो कि तीनों जजेज़ ने मुतफ़िका तौर पर जारी किया है, तो उसमें ये कहा गया है कि एक्ट जो है उसको कलअदम करार दिया जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इससे मुतालिक जो कानून साजी है वो नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक अगर पार्लियामेंट कानून साजी करेगी तो वो पार्लियामेंट के अख्तियार से तजावुज़ होगा। जबकि ये भी कहा गया है मुतफ़िका फ़ैसले में कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नज़रसानी के कानून से मुतालिक मुतअद्दिद फ़ैसले भी दे चुकी है, और आइन में भी ये बात वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होता है उस पर अगर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाए तो वो महदूद होती है, उसमें मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। और अगर मफाद आमा का कोई केस हो, आर्टिकल 184(3) का मुकदमा हो, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मुकदमे पर आज खुद नोटिस ले तो फिर उसके बाद नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो दायर नहीं की जा सकती। ये तहरीरी फ़ैसले में कहा गया है कि अगर नज़रसानी की अपील का हक दे दिया जाए तो फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाएगा, और तमाम मुतासरीन आज तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं आर्टिकल 184(3) से मुतालिक, उसमें तमाम जो मुतासरा फरीक हैं वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपीलें दायर होना शुरू हो जाएंगी। तो उससे एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खुलेगा, और जो है वो आइन भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो ये 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ आर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट्स के खिलाफ जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को तब्दील करे और नज़रसानी का जो कानून है उसको तब्दील किया जाए, और एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है। इस एक्ट के खिलाफ 3 दरख्वास्तें दायर हुई थी, जिनमें एडवोकेट ग़ुलाम मोहिउद्दीन, एडवोकेट रियाज हनीफ राही और ज़मान खान वर्दिक ने ये 3 दरख्वास्तें दायर की थी, जिसमें यह इस्तदा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ आर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट को कलअदम करार दे, क्योंकि ये एक्ट जो है ये अदलिया की आज़ादी के भी मुनाफी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को इस केस का फैसला महफूज किया था। 6 कुल समातें हुई थी इस केस में, जिसमें अटार्नी जनरल ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया था, और अटार्नी जनरल ने ये कहा था कि हुकूमत ने जो एक्ट नाफिज किया है ये सुप्रीम कोर्ट की जो दायरा अख्तियार है उसको
बढ़ाता है, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को कम नहीं करता। जबकि जो दरख्वास्त गुजार के वकलात हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हुकूमत ने जो कानून साजी की है वो आइन से मुसादिम है और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को इस तरह तब्दील नहीं किया जा सकता। आइनी तरमीम के बगैर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स तब्दील नहीं हो सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को जो फैसला महफूज किया था वो आज सुनाया गया है और तफसीली फैसला भी जारी किया गया है और तफसीली फैसला भी जारी हो चुका है। अमानत आप हमारे साथ ही रहेगा, मजीद भी अपडेट्स देंगे। सीनियर एनालिस्ट नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। तफसीली फैसला भी जारी किया जा चुका है, 87 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला है, इजाफी नोट भी है। क्या कहेंगे आप इस तफसीली फैसले के बाद, क्या तज्ज़िया पेश करेंगे इस बारे में अपना? देखें, ये जाहिर है कि ये पहले की तहरीर थी मुकम्मल तौर पर, तफसीली फैसला कुछ देर के बाद आता है, चार्ट सुनाए जाने के बाद उन्होंने आज ही जारी कर दी है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि मैदी तौर पर इंतजार किया गया है कि हुकूमत और कौमी असम्बली खत्म हो जाए तो उसके बाद ये जजमेंट जारी की जाए। ये जो बेंच है इसके बारे में ये तासुर है कि ये एक ही तरह के फैसले देता है, एक ही बेंच बैठता है और एक ही तरह के फैसले देता है। वो आज और पुख्ता हो गया और ये जो इतलात थी कि हुकूमत के जाने के बाद कुछ ऐसे फैसले आएंगे जो सियासी जमातों के लिए एम्बेरसमेंट का सबब बनेंगे, ये बनेंगे या नहीं बनेंगे तो हम खैर आने वाले दिनों में देख लेंगे। तो उसकी वो जो सारे खदशात थे और तोफ़ात थी उसके मुताबिक ये सब कुछ हुआ है और मेरा अंदाज़ा ये है कि ये फैसला जो है वो बहुत देर तक सस्टेन नहीं करेगा। ज़ाहिर नजरसानी की अपील होगी और बंदियाल साहब के जाने के बाद होगी या उनसे पहले भी तो बाद में लगेगी। उसके बाद आइन तरफ जज बैठेंगे और उस मामले को देख लेंगे। अगर उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त है तो उसको दुरुस्त मान दिया जाएगा, अगर उन्होंने इसको खुद ही रिव्यू कर दिया तो ज़ाहिर ये रिव्यू हो जाएगा और उसके बाद रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट जो है वो दोबारा कानून बन जाएगा। बस इतनी सी बात है, ये एक वसी तौर पर आप समझें कि एक मामला किया गया है और जिससे यही इंप्रेशन जा रहा है कि जाने वाली हुकूमत को प्राइम मिनिस्टर भी कुछ बातचीत साहब हैं उनके में शाम तक भी खत्म हो जाए और कौमी असम्बली में जुड़ नहीं रही, उनके लिए एक रुकावट खड़ी की गई है जिनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान असम्बली में उनके कायद नवाज शरीफ जो मुल्क से बाहर हैं वो वापस आ जाएं और पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो सरबराह हैं जहांगीर तरीन, उनके मुताबिक जो फैसला हुआ था नाहली का वो भी खत्म हो जाए, जिसके मुताबिक जनरल बाजवा खुद बता चुके हैं साथियों को कि वो मैंने 2 विकलों से लिखवा कर जजों को दिया था, वो अपनी जगह बहुत बड़ा केस है अगर वो चलाना चाहे तो। देखना ये है कि ये मामले को सियासी जमातें कैसे लेके चलती हैं। ज़ाहिर एक्शन तो आएगा लेकिन इसका कानूनी हल भी निकल आएगा, इनको भी इतना बड़ा मसला रह नहीं गया। ठीक है नवीद चौधरी साहब साथ ही रहेगा। मानत किशकोरी, तफसीली फैसला जो जारी किया गया है वो 87 सफ़हात पर मुश्तमिल है और काफ़ी उससे तफसील से बयान किया गया है। इसके अलावा इजाफी नोट भी तहरीर किया गया है जो कि खुद 33 सफ़हात का है। इसके हवाले से बताइएगा मज़ीद तफसील। रिव्यू ऑफ ऑर्डर ने जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ 87 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है जिसमें तफसीली वजूहात बयान की गई हैं कि एक्ट को कलअदम क्यों करार दिया गया है। जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने 33 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी तहरीर किया है। जैसे मुनीब अख्तर ने मरकज़ी फैसले से इतफाक़ किया है, यानी ये फैसला जो है तीनों जजेस का मुतफ़िका फैसला है। ताहम जैसे मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी इसमें शामिल है जो कि 33 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें जैसे मुनीब अख्तर ने मुतअद्दिद सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं उनका हवाला दिया है, जबकि बैनुल अक़वामी कवानीन के भी हवाले दिए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि अगर एक आला अदालत जो है जिसके बाद दूसरी अदालत मौजूद नहीं है, यानी पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ी अदालत है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी फैसला आ जाता है तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले को दोबारा खोला नहीं जा सकता, रीओपन नहीं किया जा सकता, यानी नज़रसानी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के मरकज़ी फैसले को दोबारा तब्दील नहीं किया जा सकता। जैसे मुनीब अख्तर ने अपने इजाफी नोट में ये लिखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हतमी शक्ल अख्तियार कर लेता है, फाइनलिटी आ जाती है उसमें, तो फिर उसके बाद नज़रसानी का जो कानून है उसके मुताबिक उसको दोबारा तब्दील नहीं किया जा सकता। नज़रसानी की दरख्वास्त तो दायर की जा सकती है क्योंकि वो कानून और आइन में मौजूद है, ताहम नज़रसानी के हवाले से अपील का हक नहीं दिया जा सकता। जैसे मुनीब अख्तर ने एक्ट के खिलाफ अपील का जो हक दिया गया था एक्ट में, उस पर ये लिखा है कि चूँकि अपील अगर सुप्रीम कोर्ट सुनना शुरू कर दे तो फिर दोबारा केस को शुरू से सुनना पड़ेगा और केस के जो मेरिट्स हैं उनको भी दोबारा
सुना जाएगा तो ये मुमकिन नहीं है, जैसे मुनीब अख्तर का ये कहना है कि और पार्लियामेंट जो है उसके पास ये अख्तियार ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त तब्दील कर सके। जैसे मुनीब अख्तर ने अपने इजाफी नोट में ये लिखा है कि पार्लियामेंट जो है वो अवामी मफाद से मुतल्लिक़ कानून साजी जो है वो कर सकती है, ताहम अगर सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ कोई मामला हो तो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर कोई भी कानून जो है या एक्ट जो है वो लागू नहीं हो सकता। उसके लिए आइनी तरमीम का होना ज़रूरी है या फिर सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट से मशावरत इस हवाले से की जाए और सुप्रीम कोर्ट भी उस कानून साजी को जो है वो कानून साजी के हक़ में फ़ैसला दे तो फिर वो कानून जो है वो लागू हो सकता है। तो हम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सकता। जबकि अगर बात की जाए मुतफ़िका फ़ैसले की तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने ये फ़ैसला तहरीर किया है। इससे कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कमरा अदालत नंबर 1 में मुख्तसर फ़ैसला सुनाया था, जिसके बाद तफसीली वजूहात कुछ देर में जारी होने का बताया गया था और तफसीली वजूहात जो हैं वो भी जारी हो चुकी हैं, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने ये लिखा है कि पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार नहीं है। हमारे साथ ही रहेगा अमंत गुशकोरी, इस तफसीलात आपसे जानेंगे। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुल रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल रहमान साहब, ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इस एक्ट को कलअदम करार दिया है, कहा गया है कि आइन से मुतसादिम है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, एक होता है कानून साजी यानी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें तरमीम जो है नहीं की जा सकती। यानी ये जो है जी रिव्यू और अपील, इसमें बहुत फर्क है। अपील जो है वो दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट, और जो है रिव्यू उसमें सम एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ रिकॉर्ड। तो उस हवाले से ये आइन में तरमीम की जरूरत है। वैसे जरूरत तो है कि एक अपील का राइट जो है, जो सुओ मोटो ऑर्डर हो सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये फैसला जो है आइनी और कानूनी तौर पे दुरुस्त है। अब्दुल रहमान साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पर कोई रूल लागू नहीं होता और केसेस के हवाले से भी कहा गया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत नहीं की गई, इस हवाले से इनके जो फैसला जारी किया गया है तफसीलन, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? तफसीली फैसले में उन्होंने जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स हैं उसको टोटल डिस्कस किया है। उसमें अगर किसी को एतराज होगा गरीब पार्टी को, तो दे हैव ए राइट टू फाइल रिव्यू पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें बताना पड़ेगा कि किस जगह पे और कहाँ पे गलती है। तो अब्दुल रहमान साहब, अगर रिव्यू पिटीशन दायर होती है तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितने दिन का वक्त होगा कि ये पिटीशन दायर की जा सके, और यही जजेस दोबारा इस पर नजरसानी की अपील पर सुनेंगे केस? ऑर्डिनरली तो वही जजेस सुनते हैं रिव्यू पिटीशन। तो विद इन 1 मंथ जो है रिव्यू पिटीशन कैन बी फाइल्ड, और उसमें जो है बहुत कम गुंजाइश होती है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट अपना चेंज कर ले। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो फैसला आया है इसके बाद अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बच जाती है, और जो केसेस चल रहे हैं जिनके हवाले से मोस्टली कहा जा रहा था कि उस केस के हवाले से, फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ के केस के हवाले से ये काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगा एक्ट, अब उनके पास क्या ऑप्शन बाकी रह जाती है इसके बाद? अभी इस जजमेंट के बाद वो जो समझ रहे थे कि अपील दाखिल हो जाएगी नई कानून साजी के तहत, वो तो अब दरवाजा जो है ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। और इसके बहुत से नवाज शरीफ के अलावा बहुत से दीगर लोग जो है वो भी इफेक्ट होंगे इससे। तो इसमें जो है बेनिफिट नहीं होगा, और हुकूमत के लिए यानी अभी तो खैर असेंबलियां खत्म हो गई हैं, अब फर्दर लेजिस्लेशन भी नहीं हो सकेगी।
तो उनको ये टाइमिंग जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन टाइमिंग्स में इसी जजमेंट की रोशनी में अगर असेंबली जो है वो वजूद में होती तो मे बी वो दोबारा इसको लेजिस्लेट कर लेते इन द लाइट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है और टाइमिंग की जब बात होती है तो एक दिन पहले जो है शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है अगले महीने आ जाएंगे अपना पाकिस्तान और सारा फेस करेंगे। तो इस तरह से अब वो शायद चीजें तब्दील हो जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राजा अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे आपके वक्त का। नवीद चौधरी साहब हमारे एनालिस्ट हमारे साथ ही मौजूद है। नवीद चौधरी साहब, आपने अब्दुल रहमान साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा की, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, राजा अब्दुल रहमान साहब ने जो कानूनी नुकात हैं वो वाजे किए हैं, जाहिर है, लेकिन बहुत खूबसूरत बात एंड में उन्होंने कर दी कि शहबाज शरीफ साहब ने कल ऐलान किया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले महीने पाकिस्तान आ जाएंगे, तो वो इससे इफेक्ट होंगे। तो ये तो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया अपना कि इस फैसले की टाइमिंग अहम है जी। ये गलत है, ये सही है, मुतनाज़ा तो ये है, इसको बेंच ही मुतनाज़ा खाया जाता है। वो सारी पाकिस्तान की पार्टी इस बेंच को मानती नहीं है। वज़ीर दिफा इसके खिलाफ तकरीर कर चुके हैं कौमी असम्बली में, वज़ीर आज़म कर चुके हैं, बलावल भुट्टो ज़रदारी कर चुके हैं, मौलाना फजल रहमान ने बहुत बड़ा धरना दे चुके हैं। कमो बेश सारी वकला तंजीमों को बहुत सारे एतराज़ात हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने बताया कि क्या जजमेंट्स इस तरह की आ रही हैं, इसकी टाइमिंग ही अहम है। जो कानूनी नुकात हैं या वाहिनी नुकात हैं वो तो देखे जाएंगे बाद में किस तरह से उनका हल निकलता, हल निकल आएगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि अब वो पहले वाली पोजीशन रह गई है। मतलब तरीके अदम एतमाद के फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसले दिए थे वो बिल्कुल एक तरफ जा रहे थे। फिर 9 मई के बाद जब गुड टू सी यू कहा गया तो ज़ाहिर है उससे बड़ा रिलीफ तो हो नहीं सकता था पाकिस्तान की हिस्ट्री का। लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही फिर ऐसा प्रेशर आया है कि उसके बाद बहुत हद तक सिंध दुरुस्त हो गई। तो अब ये जो कोशिशें हैं सियासी हवाले से या दूसरे हवाले से जजमेंट ये देंगे भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि को बहुत देर तक वो सस्टेन करेंगी। जाहिर है जिन लोगों के साथ अदालती फैसलों के जरिए ज्यादती की गई, जिन्हें निशाना बनाया गया, जिन्हें टारगेट किया गया, इस बात के बाकायदा सबूत मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर एक केस में तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की गवाही मौजूद है और एक में मैंने पहले किया है कि बाजवा साहब बता चुके हैं कि मैं बुकला से कागज लिखवा कर जजों को देता रहा हूँ। ये मामला होता रहा है, काल से पकड़ी जा चुकी हुई है, ये भी पता लग चुका हुआ है कि कौन सा रिटायर्ड चीफ जस्टिस पीछे बैठ के डोरियां ला रहा था। तो ये पूरा एक नेक्सस है। तो ये सस्टेन नहीं अब कर सकता। जो हालात बन चुके हैं और जिस तरह जा रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल और वाज़ेह होती जा रही है। तो आइन और कानून की रोशनी में और उसके दायरे के अंदर ही उसका हल भी जल्द निकल आएगा। हाँ, वक्ती तौर पर एक धारा आपकी खबर बन गई, एक शोर मच गया, मुमकिन है ये कुछ और फैसले दे भी दें। ये आप देखें, अगर सिर्फ एक केस के हवाले से इस कानून को मद्देनजर रखा गया कि जैसे ही असेंबली खत्म हो तो पहले ये जजमेंट दे दी जाए, ऐन मुमकिन है, क्योंकि इन्हें ये भी पता था कि कौमी असेंबली इस बात पर तुल चुकी है कि जजों को, जो जज बकौल कौमी असेंबली के, बकौल वज़रा के आइन शिकनी, कानून शिकनी कर रहे हैं या पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं, उनको पार्लियामेंट की कमेटी में तलब किया जाएगा। और उसके हवाले से वज़ीर दाखिला ने सोच कह भी दिया था कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर कौमी असेंबली ने पास कर दिया कमेटी ने, तो फिर मैं अपने जो जराए हैं वो इस्तेमाल करने के मजबूर हूँ। तो इस दौरान ज़ाहिर है इनको जजेस को भी बखूबी अंदाजा था कि मामला किसी और तरफ जा सकता है। हम कल जजेस की बात कर रहा हूँ। ये सारी सूरत हाल इस तरह से एक क्लैश की सूरत में चल रही है। तो इसमें जो जजमेंट्स आ रही हैं या जा रही हैं, जो कुछ हो रहा है, ये क्लैश ही है। लेकिन अगर कोई समझे कि पहले वाला मामला हो जाएगा, जिस तरह से जो कुछ कहा 1-2-3 जजों ने बैठ के फैसला कर दिया जजों ने, और वो सस्टेन करता रहेगा, मेरा नहीं ख्याल आने वाले दिनों में ऐसे हो। ठीक है, अमानत अशकोरी, आप ही बताइएगा, रिव्यू पिटीशन के हवाले से बताइएगा। अभी अहम सवाल खड़ा हो चुका है कि रिव्यू पिटीशन किस तरह दायर की जाएगी। असम्बली तो तहरीर हो चुकी है, अब किस तरह से दायर होगी, किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या ऑप्शन रह जाती है? जी, सुप्रीम कोर्ट का चूँकि फ़ैसला आ चुका है, तो अब इस फैसले के ख़िलाफ़ चूँकि दरख्वास्तें जो थी वो 3 वकला की जानिब से दायर की गई थी, तो उन 3 वकला की दरख्वास्तों के ख़िलाफ़
अब जो है नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हो सकती है। और वो कौन कर सकते हैं उसके हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन है, क्योंकि ये आर्टिकल 184(3) यानी मफाद आमा को सामने रखते हुए दरख्वास्तें दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने केस की जो समात है वो भी इसी बुनियाद पर मुकर्रर की थी कि ये मामला जो है मफाद आमा का है, क्योंकि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात हैं उनको कम करने की कोशिश की गई है, जिससे आवाम के जो मफाद हैं, जो हकूक़ हैं, वो मुतासर हो सकते हैं। तो मफाद आमा के मुकदमे में कोई भी शहरी जो है वो आईन पाकिस्तान के मुताबिक वो दरख्वास्त दायर कर सकता है, नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर सकता है, कोई भी वकील दायर कर सकता है, कोई भी शहरी दायर कर सकता है। ताहम चूँकि इससे मुतासरा हुकूमत जो गुज़िश्ता हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की वो है, तो उनके अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान जो है वो अभी अपने ओहदे पर मौजूद हैं और अटार्नी जनरल ने इस्तीफ़ा नहीं दिया और ना ही असम्बली की जो मुद्दत पूरी हुई है जिसके बाद हुकूमत ख़त्म हुई है उसके साथ अटार्नी जनरल जो है उनसे इस्तीफ़ा नहीं लिया गया, ना ही उन्होंने ख़ुद इस्तीफ़ा दिया है। तो अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी इस केस में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, जबकि कोई भी वकील या शहरी जो है उसके पास भी ये ऑप्शन है और आइन ये अख्तियार देता है, आइन ये हक़ देता है कि कोई भी शहरी इस तरह के मुकदमे में जिसमें अवामी मफाद वाबस्ता हो वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर सकता है। तो नज़रसानी की दरख्वास्त के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं और वो दायर भी हो सकती है। ताहम नज़रसानी की दरख्वास्त के हवाले से टाइमिंग के हवाले से देखा जाएगा, क्योंकि 3 रुकनी बेंच जिसने ये आज फैसला सुनाया है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल हसन शामिल हैं, इस पर मुख्तलिफ जो बार कौंसल हैं उनकी जानिब से भी एतराज़ उठाए गए। पाकिस्तान बार कौंसल ने भी इस बेंच पर एतराज़ उठाया था, जबकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी एतराज़ उठाया था। इसके अलावा PDM में शामिल जितनी जमातें थी उनकी जानिब से भी ये एतराज़ उठाया गया था कि 3 रुकनी बेंच जो है वो केस ना सुने, क्योंकि यही 3 रुकनी बेंच जो है वो मुख्तलिफ फ़ैसले ऐसे दे चुका है जिससे बराह रास्त एक जमात या एक जो गिरोह है उसके खिलाफ फैसले आए हैं, तो इस 3 रुकनी बेंच को केस नहीं सुनना चाहिए। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो 15 सितंबर को रिटायर होंगे। 16 सितंबर को नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तो अपील का जो नज़रसानी की दरख्वास्त होती है वो उसके लिए वक्त दिया जाता है, 2 माह का वक्त होता है कि उसके अंदर 60 दिन के अंदर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हो सकती है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो आइंदा माह रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जा सकती है, उससे पहले भी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जा सकती है। ताहम ये हालात और इन चीज़ों को देखते हुए ही नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होगी, क्योंकि अगर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होती है जल्द और यही 3 रुकनी बेंच के सामने दोबारा उसको लगा दिया जाता है या 1 या 2 जजेस इसमें शामिल करके लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाता है, तो फिर वही सवाल होगा जो पहले होता रहा। और इसी केस में अटार्नी जनरल ने लार्जर बेंच तश्कील देने की भी सदा की थी और ये कहा था कि अगर दायर कर दी जाती है, पिटीशन दायर कर दी जाती है और एक जज रिटायर हो जाते हैं, तो फिर क्या ऑप्शन है कानूनी नज़र में कि एक जज को ऐड कर दिया जाएगा या दोबारा से नया बेंच तश्कील होगा? जी, कानून के मुताबिक जो मरकज़ी केस जो बेंच सुनता है उसमें से किसी एक रुकन का रिव्यू में होना ज़रूरी है। यानी 3 रुकनी ये बेंच था। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो समात के लिए मुकर्रर होती है, तो उसमें लार्जर बेंच तश्कील दिया जा सकता है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये अख्तियार होता है कि वो लार्जर बेंच तश्कील दे या फिर 3 रुकनी बेंच तश्कील दे जो कि नज़रसानी को सुने। और उस नज़रसानी में एक जज जो है कम अज़ कम एक जज जिसने मरकज़ी केस सुना हो उसको शामिल किया जाता है, क्योंकि केस के जो फैक्ट्स होते हैं, जो हक़ाइक़ होते हैं, जो मेरिट्स पर दलाइल हो चुके होते हैं वो उस जज को पता होते हैं। इसलिए मुकम्मल तौर पर नया बेंच तश्कील नहीं दिया जाता नज़रसानी में, क्योंकि नज़रसानी में अगर नया बेंच तश्कील दे दिया जाए और जो जजेस जो केस सुन चुके होते हैं उनको शामिल ना किया जाए तो केस के दोबारा मेरिट्स पर दलाइल देना होते हैं और नज़रसानी में मेरिट्स का जो हक है वो नहीं दिया जाता। इसलिए किसी एक जज को शामिल किया जा सकता है, उसके बाद नया बेंच जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान तश्कील दे सकते हैं। ठीक है, अमानत साथ रहेगा। नवीद चौधरी साहब, आपसे ये बात करना चाहूँगी कि अब जो सियासी माहौल जो है, जो सूरत हाल है, उसने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। जैसे कि आपने बार बार ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की है कि टाइमिंग बहुत अहम है। असम्बली तहलील हो चुकी है, ये भी ऐलान हो चुका है कि नवाज़ शरीफ बहुत जल्द, मतलब गालिबन अगले महीने पाकिस्तान आएंगे, कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे। ऊपर से ये फैसला भी अब आ चुका है। किस तरह सूरत हाल को अब देख रहे हैं?
किस तरह से आप देख रहे हैं कि आने वाले दिन में क्या हलचल होगी? देखिए, अगर तो हम ये अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में विजडम है, जो कि मैं समझता हूँ कि है, तो उनको पता होना चाहिए था कि जाने से पहले बंदयाल साहब अपने रिटायरमेंट से पहले कुछ ऐसे फैसले देंगे जिससे रुकावटें खड़ी हों, तो उसकी एक तैयारी की जानी चाहिए थी। अगर उन्होंने नहीं की तो फिर जाहिर है कि उनको एक झटका भी पहुंचेगा और जो नवाज शरीफ की वापसी का अमल है, जहांगीर तरीन साहब की सियासत में वापसी का अमल है, कुछ और मामला हैं, तो सारे मुतासर होंगे। अगर उन्होंने तैयारी की हुई है तो फिर तो कोई खौफ खदशे की बात नहीं है। उनको पता तो होना चाहिए था कैसे होगा। और वैसे भी एक सियासी लीडर का काम है कि वो जब ऐलान कर दे या उसके करीबी अजीज ऐलान कर दे वो वापस आ रहा है तो वापस आ जाना चाहिए। अगर वो ये समझ रहे हैं, मैं बात करता हूँ सियासी जमातों की, कि हम ख्याल बैंक जो है ये ऐसे फैसले कर रहा है जो पाकिस्तान के लिए, कानून और आइन के लिए नुकसानदेह है, तो उससे बचाव के लिए सियासी जमातों में आगे आना ना, उन्हें कुछ आगे करना है ना। वो अदालतों के अंदर आगे करें, वो जैसे करें, वो मतलब आगे सुप्रीम कोर्ट की कायदे की तब्दील होने लगी है, वहां जाके करें, जो भी करना उन्होंने करना है। मैंने आपसे अर्ज किया कि 9 मई के बाद अगला फैसला जो आ रहा था वो 5 हुकूमती शख्सियात को नाअहल करार देने के लिए आ रहा था, जो हमारी इतलात थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून आपके जो थे, और कहना चाहिए कि वो ठीक है। नवीद चौधरी साहब, कता कलामी के लिए माज़रत चाहूंगी, आपका तज्ज़िया का और मानद बिश्कोरी भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।